पल्सटेला पार्ट 4 के आखिर में हिस्टीरिया के हवाले से पल्सटेला और सलीशिया कार्सिनोसन की बात हो रही थी। और फिर ये है कि ये पल्सटेला जो है हमदर्दी की बहुत भूखी होती है, ये बात हो रही। तो तकालीफ अपनी जगह और नौइयत बदलती रहती हैं, जिसे हम कहते हैं वांडरिंग पेन्स। इस हवाले से पल्सटेला भी नहायत आम दवा है। ये उन टॉप की दुआओं में पाई जाती है जिनमें कि दर्दें अपनी जगह बदलती रहती हैं। दूसरी आम दुआएं जो हैं पल्सटेला के मुकाबले में वो हैं लेडम पाल, काली सल्फ, काली बाइक्रोमिकम और लैक केन। तो लैक केन में भी ये अलामत खूब पाई जाती है। अलबत्ता रॉबिन मर्फी ने मर्क्यूरस को भी इसमें शामिल किया हुआ। सिंथेसिस में जब हम देखते हैं तो 24 ऐसी रुब्रिक्स हमें मिलती हैं पल्सटेला के वाले से जहाँ पर ये वांडरिंग पेन में आती है, जैसे सर दर्द में, चेहरे में, दांतों में, कभी एक दांत कभी दूसरा दांत, ठीक है, पेट में इधर उधर जगह बदलती हैं दर्दें, जेनिटल आर्गन्स हैं फीमेल की, वहाँ पर वांडरिंग पेन है, चेस्ट है, ठीक है जी, बैक है, एक्सट्रीमिटीज़ हैं मुख्तलिफ। तो यहाँ जो जॉइंट्स हैं, जो भी वांडरिंग पेन आती है तो वहाँ पल्सटेला जो है नहायत अहम दुआ आती है। अलबत्ता एक ऐसी अलामत है जहाँ वांडरिंग पेन में पल्सटेला वाहिद दुआ है, और वो है कि जब माँ बच्चे को दूध देती है तो उसके ब्रेस्ट में जो पेन है वो वांडरिंग पेन होती है, जगह जगह उसको दर्दें अगर हों तो यहाँ पर पल्सटेला वाहिद दुआई आती है। वैसे वांडरिंग पेन के वाले से आपको बताऊं कि कोई 160 के करीब दुआएं हैं जिनमें वांडरिंग पेन पाई जाती है। अगर आप ख़ास तौर पर देखें कि जॉइंट्स में जोड़ों में वांडरिंग पेन है तो वहाँ 3 दुआओं को मज़ीद आप ज़हन में रखें, एंटम टार्ट, फार्मिका और हाइपेरिकम। और अगर वांडरिंग पेन ऐसी ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करती हैं तो वहाँ फेरोमेट, लाइकोपोडियम और कालमिया लेटिफोलिया जो है वो आम दुआ है। कालमिया लेटिफोलिया के वाले से बताऊं कि दिल के मुकाम पर अगर वांडरिंग पेन हो, जगह बदलती हो सिर्फ दिल के मुकाम पर, तो वहाँ कालमिया लेटिफोलिया स्पेसिफिक दुआ बन जाती है। इसी तरह अगर नीचे से ऊपर की तरफ दर्दें शिफ्ट करके आएँ तो वहाँ आप जिन दुआओं पर गौर करेंगे, यानी वांडरिंग पेन्स अपवर्ड में आप बेलाडोना, इग्निशिया, लेकेसिस, फास्फोरस, सैंगोनेरिया, सीपिया और स्लीशिया पर गौर करें। इस तरह वांडरिंग पेन, बाज़ लोग आप कहेंगे कि हड्डियों में वांडरिंग पेन हो रही है, सिर्फ हड्डियों की बात आ जाएगी तो फिर जो दवाएं हमारे पास पल्सटेला के अलावा ज़्यादा अहम हो जाती हैं वो है एसाफोटिडा, यूपाटोरियम परफोलिएटम, मर्क्यूरस, नाइट्रिक एसिड और रूटा। रात के वक्त वांडरिंग पेन में इजाफा होगा तो फिर 4 दवाइयाँ हमारे पास आ जाएगी पल्सटेला के अलावा, और वो हैं ऑरोमेट, काली आयोडाइड, मर्क्यूरस और नाइट्रिक एसिड। यूपाटोरियम परफोलिएटम के बारे में आपको पता है कि हड्डियाँ जैसे टूट जाएंगी, ये हड्डियों की दर्दों की तो वैसे ही खास और ख़ास दुआ है। अगर यही वांडरिंग पेन आपके ग्लैंड्स में आती हैं तो वहाँ जिन दुआओं पर आपने गौर करना है उनमें आर्निका, बेलाडोना, लाइकोपोडियम, मर्क्यूरस, फास्फोरस और थूजा। पल्सटेला का आपको पता है जिस तरह इसके मूड मिजाज का कुछ पता नहीं चलता, अनप्रिडिक्टेबल होती है, इसी तरह इसकी अलामात का भी कोई सर पैर नहीं होता, हर आन बदलती रहती हैं। मटीरिया मेडिका में लिखा है कि इसके ना 2 पाखाने, ना 2 सर दर्द, ना 2 इसहाल एक जैसे होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम काली सल्फ, काली बाइक्रोमिकम और पल्सटेला का मुआजना करें तो अव्वल ज़िक्र में गुस्सा और तशवीश ज़्यादा है, यानी काली सल्फ में गुस्सा और तशवीश ज़्यादा है, और ये नेट्रोम्योर की मानद दम दिलासा का उल्टा असर लेती है। पल्सटेला को चक्कर आते हैं तो उस दौरान इसको नज़दीक की चीज़ें दूर दिखाई दे रही होती हैं। इस सिम्टम पर बहुत कम दुआएं पल्सटेला के मुकाबले में आती हैं, यानी चक्करों के दौरान
इसको नज़दीक की चीज़ें भी दूर दिखाई दें। पल्सटेला ज़हनी अलामात से भरपूर है, जबकि बाकी दोनों में ये ज़हनी अलामात कम है, यानी काली सल्फ और काली बाइक्रोमिकम में आपको ज़हनी अलामात कम मिलती हैं। पल्सटेला तो भरपूर है ज़हनी अलामात से। पल्सटेला और काली सल्फ दोनों गनोरिया की दवाएं हैं, सुजाक की। यूँ तो सुजाक की बहुत ज़्यादा दवाएं होती हैं, यूँ समझ लें को 150 के करीब दवाएं हैं, जिनमें पल्सटेला बहुत टॉप की दवा आती है। जो कैपिटल्स में जो दवाएं गनोरिया के ज़िमन में लिखी हुई हैं, उनमें पल्सटेला भी कैपिटल्स में लिखी हुई है। इसके अलावा अग्नस कास्टस, कैनाबिस टाइवा, कैंथरस, मेडोराइनम, मर्क्यूरस, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रम सल्फ, थूजा, सीपिया, ये भी टॉप की दवाएं हैं गनोरिया के वाले से। लेकिन गनोरिया का जिक्र हम इधर ही छोड़ते हैं। हम कंपेयर कर रहे थे 3 दवाओं को, तो पल्सटेला और काली सल्फ दोनों गनोरिया की दवाएं हैं। सांस की तकलीफ में तीनों में खड़खड़ाहट पाई जाती है, जिसको कहते हैं रैटलिंग। बच्चों के दमा में पल्सटेला और काली सल्फ बराबर हैं। सीने की हड्डी से दर्द अगर पुश्त की जानब फैले तो काली बाइक्रोमिकम टॉप की दवा है। मुअम्मर लोगों को नज़ला ज़ुकाम हो तो भी काली बाइक्रोमिकम सबसे आगे है, और काली बाइक्रोमिकम का शुमार मोटापा दूर करने वाली दवाओं में भी होता है। यूँ तो सिर्फ मोटापा दूर करने के लिए दवा तजवीज़ करना कोई काबिल तारीफ बात नहीं है। हमें चाहिए कि मरीज़ की पूरी हिस्ट्री के साथ और प्लस उसमें मोटापे के साथ जो दवा बनती है तो वो दवा उसको दी जाए, ना कि महज मोटापे पर और मोटापे के अगेंस्ट, मतलब है महज मोटापे के नाम पर किसी दवा को देना, ये नॉन होम्योपैथिक रवैया है। ताहम मोटापे के ज़िम्मन में जो दवाएं लिखी गई हैं वो मैं 2-4 दवाएं मोटी मोटी आपको गिनवा देता हूँ, जिनमें अनाकार्डियम, कलकेरिया काद, कैप्सिकम, फेरमेट, ग्रेफाइट्स, नेट्रोम्योर और फाइटोलाका, ये टॉप दवाएं हैं जो कि मोटापे के ज़िमन में लिखी गई हैं। और अगर मोटापे के साथ किसी को भूख ना लग रही हो तो जिंको बाइलोबा जो है वो बहुत टॉप की दवाई है, बल्कि वाहिद दवा है इस हवाले से। इस तरह बच्चों के मोटापे में कलकेरिया कार सबसे टॉप की दवाई है, बाकी कैप्सिकम, फेरमेट वगैरह उसके बाद आते हैं। बाज़ ख़वातीन में जब वो मीनोपॉज़ में जा रही होती हैं तो वो मोटी हो जाती हैं, वहाँ आप ग्रेफाइट्स और सीपिया पर ज़रूर गौर किया करें। ओल्ड बूढ़े लोगों के मोटापे में 2 दवाइयाँ बहुत टॉप की आती हैं, ऑरोमेट और कालीकार। आपने देखा होगा बाज़ बच्चे जो बहुत मोटे होते हैं, मेरे पास ऐसे कई केसेस आए हैं, लेकिन मुझे तो शायद ही किसी में कामयाबी मिली हो, उनके जेनिटल ऑर्गन डेवलप नहीं होते, उनके वालिदैन बहुत परेशान होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आए हैं, लेकिन मुझे याद नहीं कि मुझे किसी भी केस में कामयाबी मुकम्मल हासिल हुई हो। कुछ तो लोग आधे में इलाज को छोड़कर चले गए, लेकिन जाहिर है उन्हें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आती तो शायद कंटिन्यू करते। तो एनीवे वो मुझे तो इसमें कोई ख़ास कामयाबी बिल्कुल हासिल नहीं हुई। तो इसमें एक दुआ जो मेरे ज़हन नज़र में अभी आई है, ये फरह जे मास्टर ने ये दवाई लिखी है अपने होम्योपैथिक बेड साइड क्लिनिकल टिप्स में। और ज़ाहिर है ये इतनी मोतबर दुआ तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि इस पे हमें एक ही शहादत मिलती है फरह जे मास्टर की। फरह जे मास्टर ये मद्रासी है और ये अपना पारसी है। इसने बहुत छोटी छोटी किताबें लिखी हुई हैं। बहरहाल इंडिया का मारूफ होम्योपैथ है, तो बाज़ इंडियन तो इसे इतना ज़्यादा दर्जा नहीं देते, लेकिन बहरहाल है तो मारूफ, इंटरनेशनली सेमिनार्स भी करता है। इसने वो दुआ लिखी है उन बच्चों के लिए, और वाहिद दुआ लिखी है कि जिनके जेनिटल ऑर्गन डेवलप नहीं होते, बिल्कुल छोटे छोटे से रह जाते हैं, बच्चा 10-12 साल की उम्र को पहुंच जाता है। तो हाइड्रोकुनैन जो है, इसका आप स्पेलिंग नोट कर लें, शायद प्रोनाउंसिएशन में मुझे कोई गड़बड़ लगती हो तो। HYDROQUINONE, HYDROQUINONE, ये वाहिद दुआ उसने लिखी है कि मोटापे वाले मोटे बच्चों में जब उनके
जेनिटल आर्गन्स अगर डेवलप नहीं होते तो ये दुआ उनकी बनती है। मोटापे वाले लोगों में अगर उनका दिल वीक है, दिल कमज़ोर है, दिल के मसाइल हैं, तो अमोनियम कार्ब पर भी आप गौर कर सकते हैं। खैर, ये बीच में मोटापे की ज़िम्मन बात आ गई, हम वापस फिर पल्स्टेला पर जाते हैं। और जैसा हमने शुरू में अर्ज़ किया कि वो यूनानी देवमालाई कहानियों में वो एफरोडाइटी का जिक्र आया था, जिसको यूनानी देवमालाई कहानियों में एफरोडाइटी जो उनकी देवी थी उसको मोहब्बत की देवी माना जाता है। उन्होंने हर शोबे के लिए अलग अलग देवता माने हुए थे, तो मोहब्बत की देवी को एफरोडाइटी कहा जाता है। तो कहते हैं कि उसके गिर्द एक ऐसा असार कायम था उस देवी के कि जो उसे देखता बस उसके सहर में उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता। पल्स्टेला को मोहब्बत की देवी एफरोडाइटी से तशबीह दी गई है। इसकी आंखें बोलती हैं। इसके अलावा दो और ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी आंखें बातें करती हैं, और वो है फास्फोरस और ट्यूबर। अगर आप गौर करें तो टीबी वाले जो लोग होते हैं, आप उनकी आंखों पर गौर करें तो बड़ी अट्रैक्टिव आंखें होती हैं उनकी, और ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगे तो उनकी पलकें बहुत लंबी होती हैं यूजुअली लोगों से हटकर। मैंने एक बार इसी ज़िम्मन में वो टीबी वार्ड भी विज़िट किया, और मैंने मरीज़ों की आंखों को बहुत गौर से देखा, और मेजॉरिटी मैंने देखा है कि उनकी जो पलकें हैं वो लंबी होती हैं। इसके अलावा कैनाबिस इंडिका भी है जिसमें ये पलकें जो हैं लंबी होती हैं। बाज़ लोग हैं जिनकी पलकें अंदर को मुड़ जाती हैं और बड़ा मुश्किल होता है, वो अंदर चुभती हैं जाकर। तो ऐसी सूरत हाल में बेलाडोना, बोरेक्स, ग्रेफाइट्स, मर्क्यूरस, नेट्रोम्योर, पल्स्टेला और सिलिशिया पर आप गौर किया करें। तो पल्स्टेला और फास्फोरस की बात हो रही थी। अगर हम इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करें तो बहुत दिलचस्प है। ये दोनों दवाएं एक दूसरे के बहुत करीब भी हैं, और बहुत केस टेकिंग के दौरान बड़ी गड़बड़ हो जाती है, बड़ी बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है फिजिशियन को कि किस का इंतखाब करे और किस को इग्नोर करे। देखिए, दोनों असास हैं, दोनों बहुत जल्द दूसरों से मुतासर हो जाते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं। दोनों गर्मी से बहुत घबराते हैं। पल्स्टेला गर्मी और पसीने से शराबूर होता है, जबकि फास्फोरस में जलन शदीद होती है। फास्फोरस की जलन के वाले में मुझे याद आ गया, जॉर्ज विथालकस ने लिखा है कि फास्फोरस के मरीज़ में आपको जलन मिलेगी अक्सर, और उसने कहा है कि अगर कोई दो या इससे ज़्यादा आर्गन में अगर आपको जलन मिलती है तो इसको आप जनरल सिम्टम के तहत ही ले सकते हैं। जनरल सिम्टम में, बर्निंग में इसको रुब्रिक में ले सकते हैं। तो फास्फोरस में यूं तो जलन इसकी बहुत सारी जगह पे होती है, लेकिन ख़ास तौर पर ये दोनों कन्नों के दरमियान वाली जगह है, यहाँ पर जब मरीज़ जलन की शिकायत करता है तो ये दवा उसमें स्पेसिफिक हो जाती है। तो बात हो रही थी पल्स्टेला और फास्फोरस की कंपैरेटिव स्टडी की। दोनों को ठंडे मशरूब पसंद है, दोनों में बाएं जानब लेटने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दोनों को अकेले में अंधेरे में खौफ महसूस होता है, और दोनों में पाँव भीग जाने से तकलीफ में इजाफा हो जाता है। देखिए, ये कॉमन सिम्टम दोनों के बता रहा हूँ। दोनों को महफिल पसंद होती है। चोट लगने पर दोनों बिलबिला उठते हैं, यानी सेंसिटिव टू इंजरी, ठीक है ना। ज़रा सी चोट भी इनसे काबिल बर्दाश्त नहीं होती, और आराम आ जाने पर फ़ौरन भूल भी जाते हैं। पल्स्टेला अपनी ज़ात के अंदर ज़्यादा जज्बाती होती है। पल्स्टेला के लिए ज़ाती जज्बात ही सब कुछ हैं, जबकि फास्फोरस अपनी ज़ात से बाहर के दुख और कर्ब को ज़्यादा महसूस करता है। यानी सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है, ये फास्फोरस का स्लोगन है। फास्फोरस जागती आंखों के ख्वाब देखता है, पल्स्टेला में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, ये था कुछ मामला। अभी इसकी कंपैरेटिव स्टडी अभी रहती है, लेकिन टाइम हमारा ओवर हो रहा है, तो यहाँ पर हम 5वीं किस्त को कंप्लीट करते हैं।
अगली केस में, छठी केस में फिर आपके पास हाजिर होंगे। थैंक यू।